प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना। इसके पहले हम द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। अब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कुछ बल लगेगा जिसकी गणना हमें आज करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन रहेगा इस तरह। तो जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तो हम बनाएंगे सबसे पहले चित्र और उसमें हम बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से बनता है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में आपको समांतर एक के बाद एक लाइनें खींचती जाना है और ये जो है एक समान विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अब इसमें हमें रखना है द्विध्रुव। तो द्विध्रुव आप सभी जानते हैं, हम लोग द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए इसमें हम द्विध्रुव रख देते हैं। अब इसके बाद इसमें हमने यहाँ पर ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। आवेश बराबर है किंतु विपरीत है, प्लस माइनस, और इनके बीच की दूरी अल्प है 2a। तो बीच की दूरी हमने 2a ले ली है। अब ये द्विध्रुव रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में, जिसे हम ई वेक्टर कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके का चित्र सबसे पहले बनाना है। अब आपको यहाँ पे समझना है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं तीर की दिशा है, यानी ऐसी डायरेक्शन है। तो ये प्लस जो है ये विद्युत क्षेत्र से प्रतिकर्षित होगा और ये जो माइनस है ये विद्युत क्षेत्र से क्या होगा, आकर्षित। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई धनात्मक चार्ज सोर्स होगा जिसका ये विद्युत क्षेत्र है। तो प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण, यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ पर एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसके हिसाब से प्लस है चूँकि, तो ये दूर हटेगा, और ये माइनस है तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कितना लगेगा ये समझ लेते हैं। हम लोग चूँकि तीव्रता के बारे में पढ़ चुके हैं, तीव्रता E बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। तो F/Q ले लेते हैं। Q0 एकांक आवेश के लिए था, यदि कोई आवेश है तो Q हमने ले लिया। अगर यहाँ से हम बल का फॉर्मूला निकालें जहाँ E और Q होता है और फोर्स यदि निकालना है तो हम इसका त्रियक गुणा कर सकते हैं, यानी Q का E में करेंगे तो F बराबर आएगा F बराबर Q इंटू E। इसका मतलब क्या होगा कि लगने वाला बल Q इंटू E होगा। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो होगा QE, Q इंटू E। हमें तीव्रता का सूत्र याद कर रखना है, E बराबर F/Q0। तो वहीं से F का मतलब हमने निकाल लिया और उतना ही फोर्स यहाँ पे लगेगा Q इंटू E। लेकिन इनमें अंतर होगा, इनकी डायरेक्शनों में अंतर है। यहाँ इस तरफ QE लग रहा है और ये उस दिशा के विपरीत QE लगेगा, क्योंकि ये प्लस Q इसकी दिशा में जाएगा क्योंकि प्रतिकर्षित होगा, और ये माइनस है तो ये सोर्स चार्ज के पास जाएगा। तो यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। दो बल हैं, इसलिए बलों का जोड़ा है, बलों का जोड़ा है, और इसी बलों के जोड़े को हम बोलते हैं बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। अब यहाँ पर ये जो बल युग्म है, ये बल युग्म बल आघूर्ण क्रिएट करेगा या बल आघूर्ण बनाएगा, और ये घूमेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, यानी कि बल के कारण इस द्विध्रुव का आघूर्ण होगा और ये इधर और ये इधर, थोड़ा इधर जाएगा। तो इसकी हमें गणना करना है, बल आघूर्ण यानी कि टाउ। इसकी हमें गणना करना है, बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं कि कितना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं
कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले हमें इस चित्र को यहाँ साइड में बनाना है और यहाँ से हमें उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E, आपको ये दिख रहा है, में कोई द्विध्रुव, इसको हम A और B नाम दे देते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, A और B। तो माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में एक विद्युत द्विध्रुव और इस द्विध्रुव का नाम है AB, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB, स्वतंत्रता पूर्वक रखा गया है। अब इसके बाद लिखेंगे जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। अब इसकी लंबाई बता देनी है 2a तथा इसकी लंबाई 2a है, तो हमने ये भी बता दी। अब विद्युत क्षेत्र के कारण +q आवेश पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में यानी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और -q आवेश पर बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि तीव्रता की लाइनें इस डायरेक्शन में हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये +q इससे प्रतिकर्षित होगा तो लाइन की दिशा में जाएगा, जबकि -q इससे आकर्षित होगा, क्योंकि ये लाइनें जहाँ से भी निकल रही हैं वो धन आवेश होगा, क्योंकि धन से विद्युत बल रेखाएं हमेशा निकलती हैं और ऋण पर समाप्त होती हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि +q, या पहले लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र +q आवेश पर QE बल लग रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं QE बल क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर QE बल उतना ही लगेगा, ध्यान रखना है। QE बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है या कार्य करता है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये दोनों बल युग्म का निर्माण करेंगे, तो आगे लिखेंगे ये दोनों बल युग्म का निर्माण करते हैं और जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में समांतर लाने का प्रयास करते हैं। जो इस लाइन को मैं अभी समझा देता हूँ। जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। ये आपको पहले लिखना है। और ये बल देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसमें तो होगा क्या कि ये जो लाइन है, ये अगर मैं पेन की सहायता से समझाऊं तो ये लाइन, ये जो द्विध्रुव है ये ऐसा होने का प्रयास करेगा और ये हो जाएगा समांतर, तो इसलिए इसको बोलते हैं समांतर लाने का प्रयास करता है। अब बल आघूर्ण हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः बल आघूर्ण और बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोगों ने विमीय सूत्र में पढ़ा था, बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब इसके बाद बल आघूर्ण को तो हम टाउ से दर्शाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टाउ।
बराबर के नीचे बराबर। बल कितना लग रहा है तो ये भी हमें मालूम है कि बल लग रहा है QE। अगर हम चित्र में देखें तो QE बल लग रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन बलों के बीच की लंबवत दूरी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हमने गुणा लिखा। अब यहाँ पे समझना स्टार्ट किया, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल इस डायरेक्शन में है और एक बल इस डायरेक्शन में है, तो हमने इसको डैश डैश करके यहाँ से मिलाना स्टार्ट किया, ये देखिए, और इसको भी हमने मिला दिया। तो ये हो गए दोनों बल। तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? तो एक बल ये है और एक बल ये है, तो इनको मिला दिया बीच में, तो ये लंबवत दूरी कहलाएगी। और यहाँ पर हमने C लिख दिया, पॉइंट दे दिया C, चूँकि ये लंब है इसलिए यहाँ पे बनेगा समकोण। तो ये हो जाएगा क्या? लंब। और ये हो जाएगा समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और ये हो जाएगी आधार। तो अब हमें बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? BC, क्योंकि एक बल ये है और एक बल ये है, और क्योंकि डायरेक्शन इसकी ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इनको मिला दिया। तो देखिए ये BC आपको लंबवत दूरी दोनों के बीच की, एक बल और दूसरे बल के बीच की दूरी कितनी है? BC। तो हमने यहाँ पे लिखा बलों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? BC, लेकिन BC का हमें मान निकालना है। तो इसके लिए हमने देखा कि BC का हमें मान निकालना है, और 2A हमारे पास है पहले से। तो इसमें इन दोनों में ज्ञात और अज्ञात में किसका रिलेशन है? तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। तो लंब क्या है? अज्ञात है, और ज्ञात क्या है? 2A हमें पता है, कर्ण यानी AB का मान हमें पता है, कितना है? 2A। देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो इसका मान हमें पता है, कितना है? 2A। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला होता है, ये तो आपको मालूम होगा। इसलिए BC, इसको हम यहाँ BC पे रोक कर समीकरण 1 बना रहे हैं। अब फिर हम लिखेंगे चित्रानुसार, क्योंकि चित्र में हमने ये और बढ़ा दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार। और त्रिभुज देख लेते हैं कौन सा है? त्रिभुज ACB, और यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये जरूरी है लिखना। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ACB में अब चूँकि हमें साइन का फॉर्मूला क्यों लगाना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात में साइन का रिलेशन ही बनना, क्योंकि BC हमें ज्ञात करनी है और ज्ञात क्या है? 2A, तो दोनों में हमें साइन लंब बटे कर्ण है, तो इसलिए साइन थीटा लगाना पड़ रहा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AB। कर्ण आपको दिख रही होगी, AB है, AB यानी ये तिरछी लाइन जो रेड कलर की है वो ही है AB। तो साइन थीटा बराबर BC कितना है? तो BC हमें ज्ञात करना है, तो हमने BC ज्यों का त्यों रखा। और AB कितना है? AB हमें 2A दिया गया है, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव ही है पूरा AB है जिसकी लंबाई 2A होती है। तो अब यहाँ से हम BC का मान निकाल सकते हैं, त्रिज्या गुणा करके BC का गुणा 1 में करेंगे तो BC ही आएगा, और 2A का साइन थीटा में करेंगे तो आएगा 2A साइन थीटा। तो इस तरीके से BC की वैल्यू 2A साइन थीटा, जो कि हम वहाँ पर BC की जगह पर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे टाउ बराबर आपको मिलेगा, टाउ बराबर और QE ज्यों का त्यों गुणित BC जो लिखा है इसकी जगह पर हम इसका मान रख देते हैं 2A साइन थीटा। अब इसके बाद हमने पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A। तो P हम लिख सकते हैं जहाँ पर Q और 2A हो। तो देखिए यहाँ पे Q और 2A, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? P। तो टाउ बराबर क्या आएगा? P, इन दोनों की जगह पर क्या लिख दिया? P, और E पहले से था तो PE साइन थीटा। ये हो जाएगा बल आघूर्ण किसके लिए? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टाउ बराबर PE साइन थीटा। सदिश रूप में यदि वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो साइन हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर मल्टीप्लाई बाई E वेक्टर या क्रॉस
ई वेक्टर, थीटा हट जाता है उसमें। अब ये हुआ सदिश रूप। अब इसके बाद हम नीचे लिखेंगे यही एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले पलागुण का व्यंजक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आप नोट्स में इसी तरीके से कर पाएँ। तो आपको चित्र बगल से बनाना है और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नोट्स ही हैं, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जब समझने की दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा से प्ले करके समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद ये दूसरा शॉट, फिर ये यहाँ पर तीसरा, फिर ये चौथा शॉट, और आपको लिखना है द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में यहाँ पर। इसके स्टेप के बाद यहाँ पे रख देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।